हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का सेकंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया था, तो पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट है, तो टेरिडोफाइट को पादप जगत का क्या बोलते हैं? सरीसृप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जस्ट ब्रायोफाइट के बाद में विकसित हुए, इसीलिए इन्हें पादप जगत का सरीसृप बोलते हैं। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट थे उनमें उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? तो स्पोरोफाइट थी। जैसे ब्रायोफाइट में क्या थी? गेमेटोफाइट। और यहाँ पे इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। ठीक है, और स्पोरोफाइट 3 भागों में डिवाइड होता है, लीफ में, स्टेम में और तना में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा को भी निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। मतलब इनको भी ब्रायोफाइटा के समान निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ये इनका आवास कौन सा होता है? इनका भी जैसे ब्रायोफाइटा की तरह नम, ठंडे और छायादार स्थानों पर हमारे को टेरिडोफाइटा देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे घरों में, बगीचों में लगाए जाने वाले जो फ्लावर होते हैं, सजावटी फ्लावर, उनको हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी संरचना में पढ़े थे कि ये फर्स्ट ऐसे प्लांट है जिनमें सवनुतकों का निर्माण होता है। तो सवनुतकों के निर्माण के कारण इनमें क्या पाई जाएगी? जड़, तना और पत्ती पाई जाएगी। ठीक है, पत्तियां इसमें 2 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? एक तो लघु पर्णे और एक होती थी गुरु पर्णे। लघु पर्णों का मतलब क्या है? जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। तो माइक्रोफिल्स का एग्जाम्पल था लाइकोपोडियम, सिलेजिलेना और इक्विस्टिम। और गुरुपर्णे किस में मिलती है? वो मिलती है फर्न में। और फर्न के एग्जाम्पल हम आज याद करेंगे। फर्न के एग्जाम्पल है टेरिडियम, एडियंटम, मार्सेलिया और साल्विया। ठीक है, इसके अलावा एक एजोला भी है। तो ये क्या है? ये फर्न, और इनमें पत्तियां कैसी मिलती हैं? हमेशा बड़ी बड़ी पत्तियां मिलती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा में स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने मतलब डायग्राम से भी हमने समझा था कि उनमें जैसे जैसे पत्तियां तो होती है, तो पत्ती के अलावा एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है, जिसको हम क्या बोलते थे? स्पोरोफिल बोलते थे। क्या बोलते थे? स्पोरोफिल बोलते थे, यानी कि बीजाणु पर्ण बोलते थे। और इसके ऊपर जो विकसित हो रही थी उसको क्या बोलते थे हम? बीजाणुधानी। और इसके अंदर पाए जा रहे थे हमारे स्पोर। इस बीजाणुधानी में मियोसिस होता था, और मियोसिस से बनने वाली संरचना को हम क्या बोलते थे? स्पोर। और स्पोर इसमें 2 टाइप के मिलते थे। कौन कौन से? एक तो सेम साइज के होते थे, उनको बोलते थे हम समबीजाणु। और एक जिनमें मतलब साइज एक समान नहीं होती थी, उनको बोलते थे हम विषमबीजाणु। तो अधिकांश टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? समबीजाणु को होते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? विषमबीजाणु। तो पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल बताया था कि साल्विलिया, सिलेजिलेना, एजोला, आइसोइड्स, ये कैसे होते हैं? ये विषमबीजाणु को होते हैं। इसके अलावा एक मार्सेलिया। 5 टेरिडोफाइट के मैंने नाम लिखाए थे, जो आप लोगों को याद करना है कि 5 टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? विषमबीजाणु। इसके अलावा उनके अतिरिक्त जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? समबीजाणु। तो मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स कैसे मिलेंगे? समबीजाणु। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल। तो 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो वो टेरिडोफाइट जिनमें सेम समान के, मतलब सेम साइज के स्पोर होते हैं, यानी होमोस्पोरस। तो लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। और एक पढ़ेंगे हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखो, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। तो देखो स्टूडेंट, मैंने बताया कि इनकी जो लाइफ साइकिल इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? वो होती है स्पोरोफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीजाणुद्भिद। क्या बोलते हैं हम? बीजाणुद्भिद। और ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है, यानी 2n होती है। तो बीजाणुद्भिद पे कौन सी संरचनाएं लगी होती है? 3 संरचनाओं का निर्माण होता है। कौन कौन सी? पत्ती का, तना का और जड़ का। तो लीफ, स्टेम और रूट, ये 3 संरचनाएं पाई जाती है किस पे? स्पोरोफाइट पे। अब लीफ में मैंने आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ पत्तियां, सिलेजिलेना का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि कुछ पत्तियां होती है जिनमें जिसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल टाइप की पत्तियां होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं बीजाणु पर्ण। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 2 टेरिडोफाइट ऐसे हैं। कौन कौन से? एक तो सिलेजिलेना और एक होता है इक्विस्टिम, जिनमें कोन का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो बीजाणु पर्ण और जो बीजाणु धानियाँ होती है वो ग्रुप के ऐसे लगातार ग्रुप में लगी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। तो कोन का निर्माण ओनली 2 टेरिडोफाइट में होता है, इक्विस्टिम में होता है और सिलेजिलेना में होता है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे लीफ होती है, तो लीफ में कौन सी टाइप की कुछ विशेष प्रकार की यानी स्पेशल टाइप की लीफ होगी, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको नाम देते हैं हम बीजाणुपर्ण। ठीक है, यानी कि स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे किसका निर्माण होगा, स्पोरोफिल्स का। ठीक है, स्पोरोफाइट पे स्पोरोफिल्स का निर्माण होता है, और जो स्पोरोफिल्स होती है उस पे क्या लगी होती है, बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया। जैसे देखो, जैसे ये तने के समान ये क्या है हमारी, यह है स्पोरोफिल, और इस पे जो ये संरचना लगी हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। तो ये तो क्या है, पत्ती की जैसी संरचना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीजाणुपर्ण। और बीजाणुधानी हम किसको बोलेंगे, ये वाली हमारी बीजाणुधानी है। तो ये भी यहाँ पे कैसी होती है, 2n, और ये भी कैसी होती है, 2n, क्योंकि ये सारी की सारी संरचनाएं किसकी होती है, स्पोरोफाइट की संरचनाएं होती है। अब देखो, जो इसकी जो स्पोरेंजिया है बीजाणुधानी, इस बीजाणुधानी के अंदर मतलब बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है, और इस उत्तक में इतनी क्षमता होती है कि इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका क्या कर सकती है, मियोसिस कर सकती है। तो जो मियोसिस करने वाली सेल होती है उसको बोलते हैं एमएमसी, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, स्पोरेंजिया मदर सेल्स। सॉरी, एमएमसी नहीं, यहाँ पे बोलेंगे स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, स्पोर मदर सेल, यानी बीजाणु मात्र कोशिकाएं, क्योंकि यहाँ पे सेम साइज के होते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सी सेल होती है, स्पोर मदर सेल, या आप लोग डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि बीजाणुधानी होती है। तो बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। तो इस बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, स्पोर यानी बीजाणु। और ये बीजाणु कैसे होंगे बताओ, एन होंगे। और जबकि बीजाणुधानी कैसी थी, 2n। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बताओ, आधी हो जाती है। तो यहाँ पे 2n थी, और यहाँ पे ये स्पोर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, n बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्पोर होता है, अब जैसे हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, मोस में पढ़ा था कि विशेषकर मोस में पढ़ा था हमने कि स्पोर से जो बनने वाली संरचना होती है वो कहलाती है प्रोटोनिमा। किसमें, ब्रायोफाइट्स में, और ब्रायोफाइट्स में भी किसमें, मोस में। जबकि यहाँ पे जो स्पोर से बनने वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं हम प्रोथेलस। जैसे वहाँ पे जो प्रोटोनिमा थी वो एक प्रकार की क्या थी, गेमेटोफाइट थी, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोथेलस होगी, वो एक प्रकार की क्या होती है, गेमेटोफाइट। तो इस प्रोथेलस को हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे स्पोर होता है, स्पोर में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। ठीक है, यानी कि स्पोर का जर्मिनेशन होगा, और मतलब स्पोर का अंकुरण होगा। स्पोर से अंकुरित होने वाली जो संरचना कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोथेलस। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि टेरिडोफाइटा में स्पोर से विकसित होने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस। और प्रोथेलस एक प्रकार का क्या होता है, गेमिटोफाइट, यानी इस प्रोथेलस को हम क्या बोलते हैं, गेमिटोफाइट। जिसपे मेल और फीमेल, गेमिटोफाइट से किसका निर्माण होगा, गेमिट्स का, यानी मेल और फीमेल गेमिट्स का। ठीक है, तो इस प्रोथेलस को हम क्या बोलते हैं, गेमिटोफाइट। तो ये हो गई हमारी गेमेटोफाइट यानी युग्मोद्भिद। और गेमेटोफाइट पे किसका निर्माण होगा, गेमेट्स का, यानी मेल और फीमेल गेमेट। तो फीमेल गेमेट को हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम, और मेल को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से बनने वाली जो संरचना होगी बताओ क्या बनेगी, जायगोट। ठीक है, तो जायगोट बनेगा, और जायगोट से किसका डेवलप होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो का। किसका डेवलप होगा, एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो में भी तुरंत विभाजन हो जाएगा, यानी माइटोसिस हो जाएगा, और माइटोसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, वापस से स्पोरोफाइट का। तो देखो हमने एक चीज़ क्या सीखा हमने यहाँ पे, हमने सीखा कि इसमें जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है, मियोसिस से बनने वाले जो स्पोर होते हैं, सारे स्पोर कैसे होते हैं, सभी स्पोर कैसे होते हैं, समान साइज के होते हैं, समान साइज के होते हैं। तो इसको बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो देखो एक बार देख लो, स्पोरोफाइट पे विकसित होती है स्पोरोफिल पे होती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पोर का। और स्पोर में माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब अंकुरण से बनने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस। जिसे जो क्या होता है, एक प्रकार का गेमेटोफाइट। इस गेमेटोफाइट में मेल फीमेल गेमेट होते हैं, जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलप होगा, और एम्ब्रियो से फिर वापस से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
देखो हमने समबीजाणु टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ी है, तो उसमें जो प्रोथेलस स्पोर से जो जिस प्रोथेलस का निर्माण होता है जिसे हम गेमेटोफाइट बोलते हैं, तो उसकी विशेषता क्या होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो वैसे यहाँ पे गेमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट होते हैं दोनों फ्री लिविंग होते हैं। जैसे हमने पिछले लाइफ साइकिल में देखा तो कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं था, तो दोनों कैसे होते हैं यहाँ पे समबीजाणु के टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों कैसे होंगे, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो स्पोर होता है, स्पोर से अंकुरित होने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलिस यानी गेमेटोफाइट। उसकी विशेषता देखो क्या होती है, ये एक छोटी संरचना होती है, मतलब स्पोरोफाइट की तुलना में ये कैसा होता है, छोटा होता है और कैसा होता है, अस्पष्ट। देखो जो स्पोरोफाइट होता है टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट बनता है उस पर तो स्पष्ट संरचनाएं पाई जाती है, मतलब तना, पत्ती, रूट ये पाई जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये कैसी संरचना होती है, एक स्पष्ट संरचना होती है, छोटी होती है, स्पोरोफाइट की तुलना में कैसी होती है, छोटी होती है। दूसरी विशेषता है प्रकाश, लेकिन अपना भोजन कैसा खुद बना सकती है। तो प्रकाश संश्लेषी होती है, बहुकोशिकीय होती है और फ्री लिविंग होती है। जो अपना भोजन खुद बनाती है तो इसका मतलब क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी। ठीक है, लेकिन इस गेमेटोफाइट को देखो, ये गेमेटोफाइट है, इसको जर्मिनेट होने के लिए, मतलब जैसे स्पोर जैसे पृथ्वी पे जाएंगे तो उनको अंकुरण होने के लिए, ठीक है, तो प्रोतेलस का निर्माण होने के लिए क्या है, उनको उगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ठंडे, गीले और छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है। मतलब इसको पानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो इनको पानी चाहिए ही। ठीक है, तो इनको उगने के लिए ठंडे, गीले एवं छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। देखो दूसरी तरह इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता एवं पानी की कम आवश्यकता के कारण टेरिडोफाइटा का फैलाव सीमित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेरिडोफाइटा का फैलाव होता है वो सीमित, यानी टेरिडोफाइट एक सीमित होते हैं। मतलब यह है कि पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा की ज़्यादा स्पीसीज नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहीं पे टेरिडोफाइट ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका फैलाव होता है वो क्या होता है बच्चों, सीमित होता है। तो क्यों होता है, कभी कभी तो ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, ये स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कभी ये भी दे देते हैं, तो आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आ जाए तो ये कर लेना, ये आ जाए तो ये कर लेना, और दोनों आ जाए तो दोनों कर लेना। ठीक है, तो इनको उगने के लिए ठंडे, गीले और छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पानी की कम आवश्यकता के कारण ये टेरिडोफाइटा का फैलाव सीमित होता है। मतलब पानी इतना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी होगा तब भी ग्रो नहीं करेंगे, तो पानी कितना कम मात्रा में ही चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, उनमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों जनरेशन कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे हम पढ़ेंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, तो देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे सिलिजिलेना का, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपको सिलिजिलेना का डायग्राम बताया था। तो सिलिजिलेना एक प्रकार का कैसा टेरिडोफाइट था, विषम बीजाणु की यानी हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो ये देखो ये टेरिडोफाइटा में ये लीफ पाई जा रही है, इसके अलावा ये कुछ स्पेशल टाइप की लीफ होती है और ये ग्रुप के रूप में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन। तो ये लीफ है, ये स्पोरोफाइट पे पाई जा रही है, तो ये कैसी होगी बताओ, 2n होगी। यानी यहाँ पे हम देखो स्पोरोफाइट होता है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, चाहे हेटेरोस्पोरस हो या होमोस्पोरस हो, मेन प्लांट बॉडी तो इनकी स्पोरोफाइट ही होती है ना। तो स्पोरोफाइट जैसे 3 भागों में डिवाइड होगा, पत्ती में, तना में और जड़ में। पत्तियां होती हैं इनकी, देखो जैसे ये पत्तियां हैं, तो इस पे स्पेशल टाइप की जो पत्तियां पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कोन। तो इस कोन को मैंने यहाँ पे अलग से रख दिया, देखो ये कोन की संरचना है। अब ये कैसा होता है, विषम बीजाणु। विषम बीजाणु का मतलब समझो पहले तो, विषम बीजाणु का मतलब होता है कि इसमें 2 टाइप के स्पोर बनेंगे, एक तो बड़े स्पोर बनेंगे और एक छोटे स्पोर बनेंगे। या फिर इनमें जो बीजाणुधानी होती है वो भी किस टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक तो बड़ी बीजाणुधानी होती है और एक छोटी बीजाणुधानी होती है। तो जो बड़ी बीजाणुधानी होती है उसको तो हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, और छोटी वाली को बोलते हैं हम
क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। तो जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो तो प्रदर्शित करती है फीमेल को, और ये छोटी वाली होती है वो प्रदर्शित करती है किसको, मेल को। तो बड़ी वाले बताओ किसको प्रदर्शित करेगी, फीमेल को, फीमेल को, और छोटी वाली किसको प्रदर्शित करेगी, मेल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने, ये कोण है, कोण का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो कोण में ये नीचे की ओर जो बीजाणुधानियां हैं वो साइज में कैसी है, बड़ी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये साइज में कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो जो छोटी बीजाणुधानी है उसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल। और जो बड़ी बीजाणुधानी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी, यानी कि मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो देखो ये ये बीजाणुपर्ण को बोलेंगे यहाँ पे, इसका मतलब होता है गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण। तो ये गुरु बीजाणुपर्ण है, ये बड़ी वाली लीफ। ये छोटी वाली लीफ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुपर्ण, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल पे जिस बीजाणुधानी का निर्माण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब गुरु बीजाणुपर्ण पे किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणुधानी का, यानी कि मेगास्पोरेंजिया। इसको क्या बोलेंगे हम, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, और इस पे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये तो फीमेल को प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वाले किसको प्रदर्शित करेंगे, मेल को। अब देखो जो बीजाणुधानी होती है ये बीजाणुपर्ण है, और ये क्या है, बीजाणुधानी है। इस बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा बताओ, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से बनने वाली जो संरचना होगी वो क्या होगी, स्पोर। तो जो मेगास्पोरेंजिया होती है, मेगास्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, और इससे बनने वाले जो स्पोर होंगे वो भी साइज में कैसे होंगे, बड़े होंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे, इससे बनने वाले स्पोर को बोलेंगे मेगास्पोर, और इससे बनने वाले स्पोर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। अब जैसे हम आगे आगे के प्लांट पढ़ते जाएंगे ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सब में हम माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, इन सब का यूज लेंगे, क्योंकि सारे प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों कैसे होते हैं, विषम बीजाणु को होते हैं। सारे प्लांट इनमें कैसे होंगे, विषम बीजाणु, यानी कि इनमें जो स्पोर बनेंगे वो सेम साइज के नहीं मिलेंगे, बड़े और छोटे मिलेंगे। बड़ों को हम बोलेंगे मेगास्पोर, छोटे को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर। और बीजाणुधानी भी जो बड़ी साइज की होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया, और छोटी वाले को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इन दोनों में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से बनने वाली संरचना क्या होगी, स्पोर बनेंगे। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजिया से बनने वाली संरचना को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजिया से बनने वाली संरचना को बोलेंगे हम मेगास्पोर। लेकिन अब देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है और मेगास्पोर बन रहे हैं। इस मेगास्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेंगे, मेगास्पोर। वो मेगास्पोर बाहर नहीं आते हैं, वो मेगास्पोर बाहर नहीं आते हैं। और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे आगे हम देखते हैं, मेगास्पोर क्या होंगे, बाहर नहीं आएंगे। एक चीज़ समझो, यहीं पे समझने की चीज़ है। देखो ये मैंने बना दी गुरु बीजाणुपर्ण, और ये मैंने बना दी गुरु बीजाणुधानी, और एक बना दी मैंने ये छोटी वाली संरचना, और इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, लघु, और ये है गुरु। अब देखो इससे जो स्पोर बनेंगे वो बाहर नहीं आएंगे, वो मेगास्पोर अंदर ही रह जाएंगे, और इससे जो स्पोर आएंगे माइक्रोस्पोर वो बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो बीज की तैयारी कैसे होती है। पहले तो आप सोचो कि कोई भी जैसे बीज होता है तो बीज के अंदर क्या होता है, एक संरचना तो होती है भ्रूण, एम्ब्रियो होता है, और एक होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म जो इसको पोषण प्रदान करता रहता है। मेन बात होती है कि उसके अंदर एम्ब्रियो तो होना ही चाहिए। तो बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और बीज के चारों ओर आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर जो नए नए आए हैं उन लोगों ने नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता देती हूँ कि बीज के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बीजावरण। क्या बोलते हैं, बीजावरण, यानी सीड कोट, सीड कोट। तो देखो एक बीज के निर्माण के लिए हमारे को क्या चाहिए कि बीज होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो होना चाहिए, और उसके चारों ओर आवरण होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट या बीजावरण। ये जरूरी होता है बीज के फॉर्मेशन के लिए। अब देखो इनमें बीज के निर्माण की तैयारी किस प्रकार होती है, तो ये
माइक्रोस्पोर तो क्या होते हैं, बाहर के ओर आ जाते हैं, और इसमें जो ये मेगा स्पोर होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। तो ये मेगा स्पोर अंदर रह जाते हैं और ये बीजाणुधानी होती है। अब जैसे किसी भी संरचना में हम पढ़ेंगे, जैसे एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे, तो ये बीजाणुधानी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, बीज में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है आगे जा करके, मतलब निषेचन होगा, निषेचन के बाद में ये बीजाणुधानी किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीज में। लेकिन वो यहाँ नहीं होता है। तो इसमें क्या कमी रह जाती है, देखो एक तो इसके चारों ओर ये बीजाणुधानी पाई जा रही है, इसके चारों ओर हार्ड इंटेग्यूमेंट नहीं होता, मतलब इस बीजाणुधानी के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता। इस बीजाणुधानी के मतलब चारों ओर जैसे आवरण पाया जाता है, अध्यावरण जो हमारे को मिलता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे अध्यावरण का निर्माण नहीं होता। ये मेगा स्पोर होते हैं वो अंदर की ओर तो रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका निर्माण नहीं होता है, एक तो अध्यावरण का निर्माण नहीं होता है। अब जो ये मेगा स्पोर है, अब इन मेगा स्पोर में इस बीजाणुधानी के अंदर ही मैं देख लेती हूँ, ऐसे डायग्राम बना, देखो मैंने ये एक डायग्राम बनाया है ऐसे, ये क्या है हमारी, ये हमारी गुरु बीजाणुधानी, ये क्या है, ये है गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, ये गुरु बीजाणुधानी है। अब इसके अंदर जो ये मेगा स्पोर बने हैं, इन मेगा स्पोर से जो बनने वाली संरचना होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम फीमेल गेमेटोफाइट का। जैसे मेगा स्पोर होगा, इसमें डिवीजन होगा, मेगा स्पोर अंदर ही रह गए ना, वो कैसा होता है, एन होता है। और हमें पता है अगुणित संरचना से किसका निर्माण होता है, जैसे स्पोर होता है, स्पोर आगे किस में चेंज होता है, गेमेटोफाइट में। तो यहाँ पे जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर से बनने वाली संरचना कौन सी होगी, मेल गेमेटोफाइट होगी या फीमेल गेमेटोफाइट होगी, तो फीमेल गेमेटोफाइट होगी। मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे जो ये गुरु बीजाणु है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, फीमेल को। तो यहाँ पे जो गेमेटोफाइट का निर्माण होगा वो कौन सा होगा, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होगा किससे, मेगा स्पोर से। तो देखो इस बीजाणुधानी के अंदर ही किसका निर्माण हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट का। और उस फीमेल गेमेटोफाइट पे क्या होती है, उस पे होंगे गेमिट्स, यानी कि फीमेल गेमिट हो गए, यानी उसको क्या बोलेंगे हम, आर्किगोनियम। तो यहाँ पे क्या होगी बताओ, स्त्रीधानी होगी। अब आर्किगोनियम होगी और इधर क्या होंगे, देखो इधर माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर से किसका निर्माण होगा, मेल गेमेटोफाइट का। और मेल गेमेटोफाइट पे किसका निर्माण होगा, किसका होगा यहाँ पे, एंथ्रीडियम का। और वहाँ से गेमिट्स आएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होगा, जायगोट का। तो जायगोट का निर्माण भी इसके अंदर ही हो रहा है। अब जायगोट से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का। अब सोचो अगर भ्रूण यहाँ पे अंदर ही रह जाए और इसके चारों ओर ये बीजाणुधानी है, तो ये बीजाणुधानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीज में। तो इस प्रकार इनमें बीज का निर्माण हो जाता। लेकिन इनमें बीज का निर्माण क्यों नहीं होता है, तो देखो बीज निर्माण की तैयारियां तो हो जाती है, लेकिन बीज का निर्माण क्यों नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये बीजाणुधानी है, इसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है। और एक जैसे ही जायगोट का निर्माण होता है तो ये स्त्रीधानी होती है वो पृथक हो जाती है, बाहर आ जाती है। बाहर आकर के ये जायगोट होता है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और एम्ब्रियो में तुरंत विभाजन हो जाता है, ठीक है। तुरंत विभाजन होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में। इसी कारण इनमें बीज निर्माण की तैयारियां तो होती है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है। तो दो कारण होते हैं, कौन कौन सा, एक तो बीजाणुधानी के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता, और एक इनका जो एम्ब्रियो है उसमें तुरंत विभाजन हो जाता है। अगर इसमें विभाजन नहीं होता तो क्या होता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता, बीज में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी, ये लिख रखा है मैंने, हिंदी में लिख रखा है लघु बीजाणुधानी। इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से बनने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। तो ये बाहर आ जाते हैं, इस बीजाणुधानी से बाहर आ जाते हैं और ये माइक्रोस्पोर बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट में। और मेल गेमेटोफाइट के ऊपर किसका निर्माण होगा, यहाँ पे एंथ्रीडियम का। एंथ्रीडियम को क्या बोलते हैं हम, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको पुमणु बोलते हैं। तो एंथ्रीडियम का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से फिर यहाँ पे इस एंथ्रीडियम को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस मेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। तो इसमें भी हम प्रोथेलस ही बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट को, ठीक है। तो इस एंथ्रीडियम से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पे होगा मेल गेमिट का, ठीक है। एंथ्रीडियम से मेल गेमिट का निर्माण होगा। अब देखो सिलेजिलेना में ये मेल गेमिट मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी फ्लेजिलेटेड हो गए, ये मैं आपको बता दूंगी आगे। अब देखो इधर समझो, इधर क्या हुआ, इधर ऐसा हुआ
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गुरु बीजाणुधानी है, ये वाली गुरु बीजाणुधानी है, और यहाँ पे जो मेगा स्पोर बनते हैं इसमें मेयोसिस होगा, मेयोसिस से मेगा स्पोर बनेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, तो मेगा स्पोर यहाँ पे बाहर नहीं आते हैं। और जो गुरु बीजाणुधानी है, देखो मैंने लिखा है गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। जो मेगा स्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब ये फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, गुरु बीजाणुधानी के अंदर। ये हमारी क्या है, गुरु बीजाणुधानी है, और इसके अंदर ही किसका निर्माण हो रहा है, देखो इसके अंदर ही किसका निर्माण हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट पे क्या पाई जाएगी बताओ, यहाँ पे आर्किगोन यानी स्त्रीधानी, और स्त्रीधानी के अंदर अंड कोशिका होगी। तो यहाँ से देखो ये मेल गेमेट आएंगे और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, जायगोट का। तो देखो जायगोट का निर्माण भी हो जाता है यहाँ पे, और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पे जैसे जायगोट बनता है, जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है तो वो जो इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी। तो ये स्त्रीधानी इस मेन पार्ट से पृथक हो जाएगी और एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, और एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, यहाँ पे तुरंत विभाजन हो जाता है, तुरंत विभाजन हो जाता है। तो तुरंत विभाजन होगा तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, बीज का तो निर्माण होता नहीं है, और वापस से किसका निर्माण हो जाएगा, स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो वापस से किसका निर्माण हो जाएगा बताओ, स्पोरोफाइट का। इस प्रकार इनमें बीज निर्माण की तैयारियां होती है। ये तैयारी कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन इनमें बीज का निर्माण नहीं हो पाता। क्या कारण होता है, एक तो ये जो गुरु बीजाणुधानी है इसकी चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता, फर्स्ट कारण तो ये है, और दूसरा इसमें कारण क्या है, इसमें तुरंत विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो जो टेरिडोफाइट की जो विषम बीजाणु की स्पीसीज है उनमें बीज निर्माण की तैयारी होती है लेकिन बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनमें दोनों में क्या होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें एक तो अध्यावरण पाया जाता है और यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है उसमें विभाजन नहीं होता है जल्दी से। तो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे बीज में। यहाँ पे बीजाणुधानी होती है वो बीज में कन्वर्ट हो जाती है, और जो अध्यावरण पाया जाता है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आइए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखो हमने जो पीछे पढ़ा है उसका निष्कर्ष निकाला है इधर। देखो विषम बीजाणु प्रजातियों में फीमेल गेमेटोफाइट हमने पढ़ा ना, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण बताओ किसके अंदर होता है, गुरु बीजाणु। पीछे हमने एग्जाम्पल में पीछे हमने डायग्राम में पढ़ा ना कि गुरु बीजाणु होती है उसके अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण किसके अंदर होता है, गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। अर्थात फीमेल गेमेटोफाइट अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है। मतलब फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण किसके अंदर होगा, गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो ये भोजन आवास सभी के लिए बताओ किस पे डिपेंड रहती है, स्पोरोफाइट पे। इसलिए हम बोलते हैं कि विषम बीजाणु प्रजातियों में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो किस पे डिपेंड रहता है, स्पोरोफाइट में। जबकि होमोस्पोरस में ऐसा नहीं होता, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट तो फ्री लिविंग होता है, मेल गेमेटोफाइट तो फ्री लिविंग होता है लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, क्योंकि उसका निर्माण किसके अंदर होता है, गुरु बीजाणुधानी के अंदर यानी मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अतिरिक्त जायगोट का विकास फीमेल गेमेटोफाइट हमने पढ़ा कि फीमेल गेमेटोफाइट होता है उस पर स्त्रीधानी पाई जा रही है, वहीं पे जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट का निर्माण भी उसके अंदर ही होगा, लेकिन जैसे ही जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो देखो ये घटना टेरिडोफाइटा की बीज प्रकृति की ओर ले जाती है, ऐसा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन पूछे कि टेरिडोफाइटा में बीज निर्माण की तैयारी किस प्रकार होती है, तो आप लोगों को आंसर क्या देना है कि इसमें एक विशेषता तो ये है कि इसमें फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। दूसरी विशेषता है कि इनमें जायगोट का निर्माण किसके अंदर ही होता है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। इसीलिए यहाँ पे बीज निर्माण की तैयारियां हो जाती है लेकिन बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक जगह लिखा है कि बीज के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या होती है ये हम पढ़ते हैं। देखो पहली बात तो होता है कि जो प्लांट होता है वो हेटेरोस्पोरस होना चाहिए, मतलब जो इसमें स्पोर बनते हैं वो 2 टाइप के बनने चाहिए।
ठीक है, तो विषम बीजाणु होना चाहिए। दूसरा विशेषता है कि मादा युग्मोद्भिद का निर्माण किसके अंदर होना चाहिए, स्पोरोफाइट के अंदर होना चाहिए। जैसा हमने अभी पढ़ा था कि फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन बताओ किसके अंदर होना चाहिए, स्पोरोफाइट के अंदर होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि बीजाणु धानी के बाहर हार्ड इंटीग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण होना चाहिए। और चौथी विशेषता है कि भ्रूण में तुरंत विभाजन ना हो। तो ये दो विशेषताएं ऊपर वाली की हेटेरोस्पोरस होनी चाहिए, तो ये टेरिडोफाइटा में है। मादा युग्मोद्भिद का निर्माण स्पोरोफाइट के अंदर होता है, ये भी है, लेकिन ये दोनों विशेषताएं टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती, जिसके कारण उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो जिस प्लांट में चारों विशेषताएं पाई जाएगी उन्हीं में किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो ये चारों विशेषताएं बताओ किसमें पाई जाएगी, ये चारों विशेषताएं पाई जाएगी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो विषम बीजाणु कौन कौन होते हैं। जैसे कुछ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में, इन चारों में जो लैंगिक जनन होता है वो विषम युग्मज प्रकार का होता है, यानी उगेमस टाइप का। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म है, इनमें स्त्री धानी का निर्माण होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में स्त्री धानी का निर्माण नहीं होता है। मतलब एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम नहीं होते हैं। इन तीन में तो आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम मिलेगी, लेकिन इसमें आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम नहीं मिलता है। इसमें क्या मिलता है, फिर इसमें मिलता है पुमंग और जायांग। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो देखो जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये 4 वर्ग और एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। इनमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उनका मिलान पूछ लेते हैं कि साइलोप्सिडा में कौन सा आता है, लाइकोप्सिडा में कौन सा आता है, स्पिनोप्सिडा में कौन सा आता है और टेरोप्सिडा में कौन सा आता है। तो ज़्यादातर तो हमारे को इसमें एग्जाम्पल पे फोकस करना है। इसके अलावा कुछ विशेषता है जो आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइलोप्सिडा। तो देखो साइलोप्सिडा की विशेषता की सबसे प्राचीनतम सवनीय पादप होते हैं। तो पूछे हमारे को कि सबसे प्राचीनतम सवनीय प्लांट कौन से हैं, तो कौन से, साइलोप्सिडा। और साइलोप्सिडा का एक ही एग्जाम्पल है, साइलोप्सिडा से एग्जाम्पल याद करना है, साइलोटम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताओ क्या हो गया, साइलोटम। साइलोप्सिडा से साइलोटम। इसके अलावा इस साइलोटम की क्या विशेषता होती है, क्योंकि सबसे प्राचीन होता है तो इसमें रूट और जो पत्तियां होती हैं उनका अभाव होता है, तो मूल और पर्णों का अभाव होता है, तो रूट नहीं पाए जाते। तो रूट के स्थान पे यहाँ पे राइजोइड्स मिलते हैं। और राइजोइड्स किसकी विशेषता थी बताओ, ब्रायोफाइटा की विशेषता थी। लेकिन एकमात्र टेरिडोफाइट साइलोटम होता है जिसमें क्या मिलते हैं, राइजोइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल, साइलोटम। दूसरा वर्ग पढ़ेंगे हम लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा का बस आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। देखो लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, इसके अलावा सिलिजिलेना और आइसोइड्स। ठीक है, ये 3 रखे गए हैं। जो इन तीनों में, जैसे ऊपर वाला जो साइलोटम होता है ये समबीजाणुक होता है। हमने पढ़ा है कि अधिकांश टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। और लाइकोप्सिडा में ये सिलिजिलेना और आइसोइड्स ये कैसे होते हैं, विषम बीजाणु। लाइकोपोडियम कैसा होता है, समबीजाणु। और लाइकोपोडियम को और क्या बोलते हैं, क्लब मोस। जैसे मैंने पीछे ब्रायोफाइट पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया को कोल्ड मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड मॉस। और वहीं पे मैंने बताया था कि क्लब मॉस हम किसको बोलते हैं, तो एक टेरिडोफाइटा में एग्जाम्पल पढ़ेंगे लाइकोपोडियम, तो वो एग्जाम्पल यहाँ आ गया है। तो लाइकोपोडियम को बताओ हम क्या बोलते हैं, क्लब मॉस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखना है। तो सिलिजिलेना और आइसोइड्स कैसे होते हैं, विषम बीजाणु। तो लाइकोप्सिडा के अंतर्गत कौन सा मिल के गया है, लाइकोपोडियम, सिलिजिलेना, आइसोइड्स। ये 3 ही एग्जाम्पल है इनके। ठीक है, तो लाइकोपोडियम, सिलिजिलेना और आइसोइड्स ये 3 एक से एग्जाम्पल है जो लाइकोप्सिडा में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये मैंने एक नोट लिखा है कि सभी टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वर्दी एब्सेंट होती है, लेकिन अपवाद है आइसोइड्स में द्वितीयक वर्दी प्रेजेंट होती है। देखो द्वितीयक वर्दी का मतलब ऐसा होता है, हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू में 2 टाइप की वर्दी पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं प्राथमिक वर्दी और एक पढ़ते हैं द्वितीयक वर्दी। प्राथमिक वर्दी में
कोई भी प्लांट होता है उसकी तने की लंबाई में वृद्धि होती है, और द्वितीयक वृद्धि वह होती है जिसमें तने की मोटाई बढ़ती है, मतलब उसमें कास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो टेरिडोफाइट है उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, मतलब उसमें क्या है कि उसमें कास्ट का निर्माण नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है आइसोइड्स से, उसमें द्वितीयक वृद्धि प्रेजेंट होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम तीसरा पढ़ेंगे स्पिनोप्सिडा, और स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना, इक्विस्टिम। तो इक्विस्टिम को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, स्पिनोप्सिडा में। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हॉर्स टेल, अश्वपुच्छ, मतलब जो घोड़े की पूंछ होती है ना उसके जैसी मतलब ये दिखाई देता है। इक्विस्टिम की जो लीफ होती है ना वो घोड़े के पूंछ की जैसी दिखाई देती है, इसलिए इस इक्विस्टिम को हॉर्स टेल कहते हैं। तो स्पिनोप्सिडा में एक ही जीवित सदस्य है, वो कौन सा, इक्विस्टिम, तो याद रखना आपको। चौथा पढ़ेंगे हम टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में हम किसको शामिल करते हैं, फर्न को। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि फर्न को कौन से वर्ग में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन दे देंगे स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोटम और टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा में हम किसको शामिल करते हैं, फर्न को। और फर्न कौन कौन सी होती है, एडियंटम, टेरिस, टेरिडियम, मार्सिलिया, एजोला, जिसमें हमने पढ़ा है कि मार्सिलिया एजोला बताओ कैसी होती है, विषम बीजाणु। और इसके अलावा अधिकांश टेरिडोफाइटा कैसा होता है, मतलब अधिकांश फर्न कैसे होते हैं, समबीजाणु। तो ये एडियंटम, टेरिस और टेरिडियम ये तो होते हैं समबीजाणु तीनों। और मार्सिलिया एजोला कैसा होता है, विषम बीजाणु। तो हमने विषम बीजाणु के 5 एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो मार्सिलिया, एक एजोला, एक आइसोइड्स, मैंने पीछे लिखाया था ना आइसोइड्स, और इसके अलावा से नाम से 2 है, स्लेजिलेना और साल्विया। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक साल्विया भी आता है, साल्विया भी एक फर्न होता है, साल्विया। तो 3 तो फर्न है एग्जाम्पल में, इसके अलावा एक आइसोइड्स है और एक सिलेजिलेना। साल्विया भी ध्यान रखना एक फर्न है, जलीय फर्न है, जल में पाए जाने वाला एक फर्न है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी पत्तियां होती है, मैंने पहले ही बताया कि जो फर्न होती है उनकी पत्तियां कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, मेगाफिल्स या ग्रुपर्ने। उन पत्तियों को क्या बोलते हैं, फ्रोन्स बोलते हैं। तना होता है इनमें, भूमिगत तना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोम। ये भी मैंने विशेषता आप लोगों को बता रखी है। इसके अलावा ये नोट लिखा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो इक्विस्टिम होता है और एक फर्न होते हैं, सभी फर्न, इसमें जो गेमिट्स बनते हैं ना, गेमिट्स जैसे एंथ्रोजोइड होता है, एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है मेल गेमिटोफाइट का। तो उससे जो गेमिट बनते हैं एंथ्रोजोइड्स, वो कैसे होते हैं, मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, यानी बहुकशाभिक होते हैं, यानी कि कशाभिकाएं होती है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीफ्लेजिलेटेड, ठीक है। तो उसके जो गेमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीफ्लेजिलेट। इसके अलावा जो लाइकोपोडियम और स्लेजिलेना होता है उसमें जो गेमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईफ्लेजिलेट। जैसे हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, तो ब्रायोफाइटा में सभी गेमिट्स कैसे होते हैं, बाईफ्लेजिलेट, लेकिन टेरिडोफाइटा में दोनों टाइप के मिलेंगे। टेरिडोफाइटा में हर चीज 2 टाइप की मिलती है, अगर पत्तियां पढ़ेंगे वो भी 2 टाइप की, स्पोर में पढ़ेंगे समबीजाणु विषमबीजाणु दोनों पढ़ेंगे, दोनों टाइप के मिलते हैं। अब पुमणु होता है यानी गेमिट्स होते हैं, तो गेमिट्स भी 2 टाइप के मिलेंगे, एक टाइप के होंगे जो द्विकशाभिक होंगे और दूसरे टाइप के होंगे जो बहुकशाभिक होंगे, ठीक है। तो लाइकोपोडियम और स्लेजिलेना कैसे होते हैं, द्विकशाभिक। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये साइलोप्सिडा और लाइकोपोडियम ये तो होते हैं द्विकशाभिक, मतलब इनके जो गेमिट होंगे वो कैसे होते हैं, द्विकशाभिक। साइलोप्सिडा में कौन कौन आता है, साइलोटम आता है, और लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, स्लेजिलेना और आइसोइड्स। तो इनके गेमिट्स कैसे होते हैं, द्विकशाभिक, और जबकि इन नीचे वाले जो 2 आ रहे हैं उनके होते हैं बहुकशाभिक। तो देखो स्टूडेंट, आप अगर नोट्स बनाओगे, आप ऐसे कैसे कॉपी में लिखोगे, तो आप लोगों को ऐसे याद आ जाएगा कि ऊपर वाले 2 तो कैसे थे, द्विकशाभिक, और नीचे वाले 2 कैसे थे, बहुकशाभिक, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम जिम्नोस्पर्म को कवर करेंगे, इसके अलावा टेरिडोफाइटा की कुछ महत्व है वो पढ़ेंगे। तो टेरिडोफाइटा का महत्व, और आगे हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।